my channel Legal Concept for Judiciary. Now in this video we are going to discuss about मर्ज उल मौत या डेथ बेड इलनेस अंडर द मुस्लिम लॉ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्पेशली इसका जो यूज़ होता है वो वक्फ, विल और गिफ्ट के केस में किया जाता है. तो इसको मैंने इन अ वेरी प्रिसाइज वे इसको मैंने सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है. तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन टॉपिक को कवर करना है. जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मर्ज उल मौत, नेक्स्ट कंडीशंस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग मर्ज उल मौत, नेक्स्ट है लिमिटेशन, नेक्स्ट है मैरिज ड्यूरिंग मर्ज उल मौत एंड द लास्ट इज केस लॉ. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मर्ज उल मौत. तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं. मुल्ला डिफाइंस इट एज ए malady which induces an apprehension of death in the person suffering from it and which eventually result in his death. In the same transaction, a Muslim can dispose of his property either through gift, will or waqf during मर्ज उल मौत with some restrictions. That means मर्ज उल मौत जो है उसको आप ऐसे समझिए कि मर्ज का मतलब होता है मालडी, मालडी का मतलब हुआ इलनेस, उल मौत का मतलब होता है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जहाँ पे खुद की मौत का शंका हो तो इसे मर्ज उल मौत कहते हैं. तो कोई भी व्यक्ति जिसे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो, जो किसी इलनेस से, किसी बीमारी से वो सफ़र कर रहा हो और उस बीमारी का जो रिज़ल्ट है वो डेथ पे जाता है, तो ऐसे कंडीशन को मर्ज उल मौत का दर्जा दिया गया है. यहाँ पे मर्ज उल मौत या डेथ बेड इलनेस से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न लगता है कि वो व्यक्ति या तो बेड पे पड़ा है और अपनी अंतिम सांस गिन रहा है. ऐसा नहीं है. वो डेथ में भी लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है, सफ़र कर सकता है. बट यहाँ पे एक जो उसका इंटेंशन है कि वो इस फियर से और इस एप्रीहेंशन ऑफ डेथ से जो सफ़र कर रहा होता है उसका जो मेंटल कंडीशन होता है वो वनरेबल होता है. तो इस तरह का जो भी सिम्टम है उसको मर्ज उल मौत कहा गया है. अगर इस वक्त कोई व्यक्ति गिफ्ट, विल या वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को करता है तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं और उसको हम लोग समझते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस. मतलब ऐसा कौन सा इलनेस है जो मर्ज उल मौत माना जाएगा. तो यहाँ पे मैंने 3 सिचुएशन बताया है एज ए फिगर, और इसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है और उसको समझना पड़ेगा. जो 3 सिचुएशन है वैसे सिचुएशंस को मर्ज उल मौत में कंसीडर किया जाता है. तो जो फर्स्ट सिचुएशन है वो है प्रीपोंडरेंस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ. सेकेंड है एक्सटर्नल इंडिसिया या इंडिकेशन. थर्ड है इवेंचुअल डेथ. तो इसको हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन है प्रीपोंडरेंस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन माइंड ऑफ पर्सन इन नियर फ्यूचर. मतलब कोई पेशेंट जो है उसके मन में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, खुद के डेथ का चलता हो. जैसे कि ऐसा कोई भी डिजीज़ है जो उसको ये शंका क्रिएट कर रहा है कि इन अ नियर फ्यूचर ही गोना डाई. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक नॉर्मल कोल्ड रिजल्टिंग निमोनिया और कोई सीवियर स्टोमिक जो रिजल्टिंग फ्रॉम अनडिटेक्टेड अपेंडिसाइट. मतलब पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का ये सीवियर पेन हो रहा है या फिर ये कोल्ड से निमोनिया हो रहा है और उसका मान के चलिए वो ठीक नहीं हो रहा है. तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि जो पेशेंट है उसके माइंड में ये एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की बात आती है, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करता है उसे खुद के इमेंस ऑफ डेथ की. तो ये था फर्स्ट सिचुएशन. अब जो हमारा सेकेंड सिचुएशन वो है एक्सटर्नल इंडिसिया या इंडिकेशन. इसमें प्रॉक्सीमेट डेंजर ऑफ डेथ की बात की गई है. डैट मीन्स ऐसा कोई भी फिजिकल इनएबिलिटी, कोई व्यक्ति फिजिकली इतना इनेबल नहीं है कि वो नॉर्मल प्रेयर भी अटेंड कर सके और अपना कॉल ऑफ नेचर भी वो अटेंड कर पाए, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है.
तो ऐसे स्थिति में वो जो पेशेंट होगा उसके दिमाग में ये बात चलता है कि जिसका सिचुएशन इस तरह का हो गया है, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके डेथ का, कि उसके दिमाग में वो प्रेशर है कि इन अ वेरी नियर फ्यूचर वो मर सकता है। जो थर्ड है वो है इवेंचुअल डेथ, दैट इज डिजीज मस्ट रिजल्ट इन डेथ शॉर्टली। मतलब ऐसा कोई डिजीज जिसका शॉर्टली डेथ हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कोरोना दिया है। जैसे मान के चलिए कोई कोरोना पेशेंट है, किसी को कोरोना हो जाता है, उसके दिमाग में क्या चलता है कि मैं विद इन 14 डेज हो सकता है कि मैं मर जाऊं। और अगर मान के चलिए कोई 4 स्टेज वाला पेशेंट है कोरोना का, तो वहाँ पे इवेंचुअली डेथ श्योर है। तो इस तरह का जो कंडीशन है वो डेथ बेड इलनेस यानी कि मर्ज उल मौत में कंसीडर किया जाएगा। मैं इन सबका एक अगर कंक्लूज़न बताऊं तो यहाँ पे सबका यही निचोड़ है कि कोई भी ऐसा इलनेस जो पेशेंट के दिमाग में एक तरह का प्रेशर क्रिएट करे उसकी मौत का, वो एक फियर क्रिएट करे उस डिजीज से और उसका जो रिजल्ट हो वो डेथ हो, तो इस तरह का कोई भी बीमारी या कोई भी तरह का सिचुएशन को डेथ बेड इलनेस में कंसीडर किया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग मर्ज उल मौत। मतलब जो भी मर्ज उल मौत के समय में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या लिमिटेशन की बात आती है, क्या लिमिट्स है, उसको यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले 3 तरह के केस जैसे कि विल, गिफ्ट और वक्फ, इन तीनों केसों में ड्यूरिंग मर्ज उल मौत में ट्रांजैक्शन बनता है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है विल। अगर कोई व्यक्ति ड्यूरिंग हिज डेथ बेड वो विल करता है तो उसमें किसी तरह का कोई भी लिमिटेशन नहीं लगेगा, क्योंकि जो विल है वो जैसा है उसी फॉर्म में रहेगा। उसका जो लिमिटेशन था, जो रिस्ट्रिक्शंस था, लाइक 1/3 और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा मैंने विल के क्लास में मैंने आपको बताया था, तो इसी कारण उसके किसी भी फॉर्म में कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा। जो विल है वो विल की ही तरह रहेगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं गिफ्ट का, तो गिफ्ट में नॉर्मली क्या होता है कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या पोजेशन होता है। तो यहाँ पे जो गिफ्ट होता है उसका नेचर पार्टली गिफ्ट और पार्टली विल होता है। इसी कारण गिफ्ट के साथ साथ यहाँ पे विल का जो रिस्ट्रिक्शन है 1/3 वाला वो इस पे अप्लाई कर जाता है। और जो वक्फ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, अगर वक्फ में कोई व्यक्ति मर्ज उल मौत के समय कोई व्यक्ति वक्फ करता है तो वहाँ पे भी 1/3 का लिमिटेशन एज लाइक विल माना जाता है। तो ये 3 प्रकार का जो लिमिटेशन है और रिस्ट्रिक्शन है वो मर्ज उल मौत में फॉलो किया जाता है। जो उसका मेन यहाँ पे फैक्ट ये होता है कि जो व्यक्ति डेथ बेड इलनेस पर है उसका जो माइंड है वो राइट पोजीशन में नहीं है, वो अभी एबल नहीं है कि सही डिसीजन वो ले सके। उसका माइंड वनरेबल है, काफ़ी वीक है, इसी कारण उसका मिसयूज ना हो सके उसके डिसीजन का, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के फॉर्म में काम करता है। डैट मीन्स आप विल कीजिए, गिफ्ट कीजिए, वक्फ कीजिए, तो इसमें जो विल का लिमिटेशन है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैरिज ड्यूरिंग मर्ज उल मौत। मतलब कोई व्यक्ति मर्ज उल मौत यानी कि डेथ बेड इलनेस के समय में निकाह कर लेता है, वो मैरिज कर लेता है, तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा आफ्टर हिज डेथ। उसने निकाह कर लिया और बाद में उसकी मौत हो जाती है, तो ड्यूरिंग डेथ बेड इलनेस अगर कोई व्यक्ति निकाह परफॉर्म करता है, मैरिज को परफॉर्म करता है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वहाँ पे 2 टर्म कंडीशन होगा। पहला कि मैरिज इज़ कंजुमिनेटेड और नॉट, यानी कि शादी क्या कंजुमिनेट हुआ। दूसरा है कि शादी कंजुमिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा। कंजुमिनेट का मतलब होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अगर ये परफॉर्म होता है तो वो वैलिड मैरिज होगा। अगर नहीं परफॉर्म हुआ हो तो वो नॉट वैलिड मैरिज कहलाएगा। आइए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है सीरियसनेस ऑफ इलनेस लाइक कैंसर, अस्थमा, पैरालिसिस इज नॉट अ डेथ बेड इलनेस बिकॉज पेशेंट बिकम फैमिलियर विथ इट। इसका मतलब ये है जो भी इस तरह का जो सीरियस डिजीज़ है जैसे कि कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया या किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, तो इसको यहाँ पे हम लोग डेथ बेड इलनेस में कंसीडर नहीं करते हैं। रीज़न बीइंग कि ये जो कैंसर है या अस्थमा है या पैरालिसिस है, इसमें जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ इस डिजीज़ के साथ फैमिलियर हो जाता है। यहाँ पे उसको नहीं पता है कि वो मतलब एक उस पर प्रेशर नहीं है, वो उसको ट्रीटमेंट लेता है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे जो उसका पेशेंट का जो माइंड होता है वो धीरे धीरे इस तरह के डिजीज़ के साथ फैमिलियर हो जाता है। अगर इस कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर गिफ्ट विल या वक्फ करता है अपने प्रॉपर्टी का, तो उसको डेथ बेड इलनेस में वो प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ओल्डनेस इज नॉट कम्स अंडर इट। मेन पॉइंट इज प्रेशर ऑफ इमेंस ऑफ डेथ। यहाँ पे जो ओल्डनेस है, मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसे पता है कि इन अ फ्यूचर ही इज गोना डाई, तो वो एज के कारण मरने वाला है, एक ये सत्य है। बट यहाँ पे वो व्यक्ति है वो प्रेशर में नहीं जी रहा है, वो अपने डेली वे लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह लीड कर रहा है, उसको वैसे जी रहा है, ये जानने के बावजूद कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो इन फ्यूचर शॉर्ट टाइम कभी भी वो मर सकता है। तो यहाँ पे मेरा हर बार एक ही पॉइंट समझाने का मकसद है कि डेथ बेड इलनेस जो होता है वो मेनली एक पेशेंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको बताने की कोशिश कर रहा है, और वो प्रेशर अगर किसी भी इलनेस में अगर वैसा बनता है तो उसे डेथ बेड इलनेस में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। एक केस हुआ है शमशद अली शाह वर्सेस हसन शाह 1964 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ कि एक 65 इयर्स ओल्ड लेडी वो डाइड हो गई विद इन 2 आवर ऑफ डिस्पोजिंग हिज प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को मर्ज मौत में कंसीडर किया गया। ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। और वहाँ पे एक मापदंड ये देखा जाता है कि उस इंसान में क्या प्रेशर था, किस अंडर सर्कमस्टांसेस उसने इस तरह का अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है, तो वो सब केस टू केस भी वेरी करता है। नेक्स्ट है इफ अ वुमन डाइड ड्यूरिंग लेबर पेन देन इन सुन्नी मुस्लिम इट इज अ मर्ज उल मौत, बट सिया में ये नहीं है। सुन्नी लॉ में लेबर इस तरह के मौत को मर्ज उल मौत माना गया है और सिया में से नहीं माना गया। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।